डीजी CSIR डॉक्टर शेखर मांडे जी, नीति आयोग के वरिष्ठ सदस्य जो विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे डॉक्टर VK सारस्वत जी, हमारी इस प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री सिम्फर के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष घोष, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सिम्फर से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक, सभी दूसरे लैब्स में काम करने वाले, उनके सहयोगी, इस बहुत बड़े प्रतिष्ठित संस्थान के सभी कर्मचारीगण, देश की दूसरी CSIR की और संबंधित प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्रीज़ के सभी डायरेक्टर्स, वैज्ञानिक, रिसर्चर्स, जैसा कि बताया गया बहुत सारी रिसर्च काउंसिल्स के लोग हैं, बहुत सारे एकेडमिक वर्ल्ड के लोग हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग हैं, कॉरपोरेट जगत के लोग हैं, और मैं देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम में भी बड़ी मात्रा में फिज़िकली भी बहुत सारे लोग कार्यक्रम के अंदर मुझे उनकी उपस्थिति दिख रही है। और ये स्वाभाविक भी है कि ये अवसर बहुत ही पवित्र और बहुत ही पुनीत अवसर है। हम सबके लिए केवल कल्पना करने योग्य है। आज ही के दिन लगभग 74 साल पहले, आज 75वां साल शुरू हो रहा है। शायद अधिकांश लोग जो कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोग तो उस समय पैदा नहीं हुए थे। ना तो डायरेक्टर साहब पैदा हुए थे, ना मैं पैदा हुआ था। और जो लोग इंडस्ट्री के भी दिख रहे हैं मुझे, वो भी कोई मुझे ऐसा उम्र वाला नहीं दिखाई दिया जो 1946 के अंदर जन्म ले चुका होगा। लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं कि आज सिम्फर का प्लैटिनम जुबली ईयर का शुरुआत हो रहा है, और उसको कोविड महामारी के भयंकर रूप का सामना करते हुए भी हम उन महान लोगों को स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी दूरदृष्टि के कारण आज ये इतना बड़ा संस्थान भारत के लिए और दुनिया के लिए, देश की इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुआयामी अपनी सेवाएं दे रहा है। आत्मनिर्भर भारत, नया भारत बनाने के प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए बहुत बड़ा उसमें अपना योगदान दे रहा है। देश आज़ाद हुआ 1947 में, CSIR का जन्म हुआ 1942 में। लेकिन मैं जब इतिहास इसका पढ़ रहा था, आपकी इंस्टीट्यूशन का, तो ध्यान आया कि जो फ्यूल रिसर्च के लिए जो संस्था बनाने के लिए जो सोच शुरू हुई, वो 1930 और 1940 के बीच में शुरू हुई। 1940 के अंदर वो कमेटी बनाई गई जिसने कि ये लक्ष्य तय किया, और उस लक्ष्य के तहत 1946 में ये देश के उस समय के एक मंत्री CH भाभा जी की उपस्थिति में फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कल्पना करिए कि CSIR का जन्म 5 साल पहले हुआ, और इसका जन्म भी 1 साल पहले हुआ भारत के आज़ाद होने के। और भारत का आज़ाद होने के बाद जब फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट उसकी जो
उसका जो इनॉग्रेशन हुआ है, आज के दिन में भी जब हम कल्पना करते हैं कि किसी कार्यक्रम के अंदर राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी एक साथ हों, और ख़ासकर जब देश को आज़ाद हुए 3 साल हों, और उस समय कितना बड़ा देश के बड़े लीडर्स के ऊपर कितना बड़ा मानसिक दबाव होगा, कितनी सारी चीज़ें करनी होंगी। आज तो सारा कुछ बहुत आगे बढ़ चुका है, उसको और आगे बढ़ाने की बात होती है, उसको और ज़्यादा व्यवस्थित करने की बात होती है। लेकिन उस ज़माने में एक ही फंक्शन पर राष्ट्रपति जी का भी आना, प्रधानमंत्री जी का भी आना, और उस समय जैसा कि बताया गया कि डॉक्टर एस.एस. भटनागर जैसे लोग जो कि CSIR की स्थापना के साथ कितने व्यापक पैमाने पर जुड़े हैं, और नोबल लॉरिएट, भारत सौभाग्यशाली है कि डॉक्टर C.V. रमन को नोबल प्राइज़ मिला। हम लोग उसके बाद से इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और वैज्ञानिक को भारत के अंदर काम करते हुए नोबल प्राइज़ मिलेगा। तो वो खुद उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। डॉक्टर मेघनाथ साहा जैसे लोग, जिनका नाम लेने से ही एक शरीर में नई किस्म की ऊर्जा, नई किस्म की प्रेरणा, नई किस्म का उत्साह पैदा होता है। वो सारे के सारे लोग इस संस्थान के जन्म के समय, वो ठीक है कि बाद में एक माइनिंग के रिसर्च के लिए एक और इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ, और बाद में 2007 के अंदर इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि दोनों का काम एक प्रकार से सिनर्जी के साथ एक साथ काम करने पर उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसका आउटपुट, उसके आउटकम्स वो बहुत गुना बढ़ जाते हैं। तो 2007 तक आते आते ये संस्थान जो है, ये खाली अकेले माइनिंग के रिसर्च का या खाली अकेले फ्यूल के रिसर्च का नहीं रहा, ये माइनिंग के भी और फ्यूल के दोनों के रिसर्च का एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान बन गया। और आज जैसा अभी डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि संस्थान अपने पांव पर खड़ा है। मुझे ख्याल है कि जब आखिरी बार, जब पिछली बार बात हुई थी या कोई मैंने भाषण सुना था, शायद विज्ञान भवन में सुना होगा, जब ये संस्थान कार्यक्रम अपने वहाँ से धनबाद से आके दिल्ली के विज्ञान भवन में करता है, तो शायद मुझे याद है कि 300 करोड़ रुपए तक हम जनरेट करते हैं। आज बताया गया कि 1011 करोड़ रुपया संस्थान जो है वो अपनी योग्यता और उसके आधार पर जो वो एडवाइस देता है इंडस्ट्री को, 1 या 2 इंडस्ट्रीज़ को एडवाइस नहीं देता है, वो देश में 200 इंडस्ट्रीज़ को एडवाइस देता है, ये भी अभी बताया गया। और आज भी जब बहुत सारी योजनाओं को शुरुआत करने का मुझे सौभाग्य मिला, प्लैटिनम जुबली के लोगों से लेकर और कॉफ़ी टेबल बुक तक, और 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और जब मैं उनकी तस्वीरें देख रहा था तो मुझे मन मेरा बेचैन हो रहा था, क्योंकि ये वर्चुअल तरीके से कुछ भी करने से मुझे उतना आनंद नहीं आता। मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बनने के बाद पिछले सालों में देश की एक एक लेबॉर्ट्री के अंदर जाकर उसके एक एक पक्ष को बहुत बारीकी से देखने का, समझने का प्रयास किया है। एक एक वैज्ञानिक के साथ हार्ट टू हार्ट बात करने की कोशिश की है, एक एक इक्विपमेंट की डेप्थ को समझने की कोशिश की है, उसके आउटपुट्स को समझने की कोशिश की है। और शायद कोई लेबॉर्ट्री अभी तो देश में मुझे ध्यान नहीं कि जहां मैं पिछले सालों में ना गया हूं। आपके जब धनबाद में आया था कुछ वर्ष पूर्व, तो पूरे 2 दिन वहां पर लगाए थे, और ज़िंदगी में पहला शायद मुझे जहाँ तक स्मरण है कि
वो एक अनूठा अनुभव था कि माइन के अंदर जाने का भी जो है मैंने अनुभव जो है प्राप्त किया था। किस प्रकार से कोयले से हम कोक बनाते हैं और कोयले का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और कोयले की क्वालिटी की टेस्टिंग के लिए बाद में कोल मंत्रालय के साथ एग्रीमेंट करके और सारे देश के अंदर जो कोयला माइन से निकाला जाता है उसकी क्वालिटी और उस क्वालिटी के हिसाब से फिर उसकी उपयोगिता को देश कैसे इस्तेमाल करेगा, उसके बाय प्रोडक्ट्स को कैसे फ्यूल इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल करेगा, बहुत सारे उसके जो पक्ष हैं। आज तो देश में एनर्जी के संदर्भ में, क्लीन एनर्जी के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े व्यापक लक्ष्य हैं, और सारी दुनिया के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के दृष्टि से भी जो कुछ करना कराना तय हुआ है, उसमें भी भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितनी बड़ी है वो मैंने स्वयं 2 साल से ज़्यादा समय तक एनवायरनमेंट मिनिस्टर रहते हुए जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मीटिंग्स होती थी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का चर्चा करने के लिए, उन मीटिंग्स के अंदर मैंने देखा है और कैसे इतनी तेज़ी के साथ भारत अपने जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको पूरा करता जा रहा है। वो सारी चीज़ें देखी हैं। आपकी ये लेबॉर्ट्री को भी देखा है, पुरानी जहाँ पर होती थी और अभी नई जहाँ पर है, वो सारी चीज़ें देखी हैं बहुत विस्तार से। आज शायद उनकी चर्चा मेरे को करने के लिए समय नहीं है। आपके भी बहुत सारे कार्यक्रम आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि लाइंड अप हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप सीरीज़ ऑफ कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी डॉक्टर सारस्वत जी भी अपना मार्गदर्शन आप सबके सामने रखने वाले हैं। इस लेबॉर्ट्री का CSIR की बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि आज देश की या दुनिया के अंदर जब इकोनॉमी या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है या उसकी जो कितनी क्षमता है, कितनी उसकी इनहेरेंट ताकत है, तो उसमें जो कुछ हम माइनिंग के माध्यम से करते हैं, जो कुछ हम माइनिंग के माध्यम से मिनरल्स को निकालते हैं, जो हम किस प्रकार से कोयले का एनर्जी के लिए, फ्यूल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर्स के रूप में आती हैं। आज भी देश जो है वो अपनी माइनिंग पॉलिसी को और ज़्यादा प्रैग्मेटिक और ज़्यादा कैसे रिसर्च ओरिएंटेड और ज़्यादा पीपल फ्रेंडली, इंडस्ट्री फ्रेंडली, नेशन फ्रेंडली, सोसाइटी फ्रेंडली बनाने के लिए ऑलरेडी संबंधित मंत्रालय बहुत सारे इस समय काम कर रहे हैं। और ऐसे में CSIR के वैज्ञानिकों के द्वारा और ख़ासकर हमारी इस लेबॉर्ट्री के द्वारा माइनिंग के क्षेत्र में की जा रही रिसर्च और माइनिंग के क्षेत्र की समस्याओं को विज्ञान के आधुनिक आयामों का इस्तेमाल करके कैसे उन समस्याओं का समाधान करके हम सॉल्यूशंस जो है लोगों को देने में सफल हुए हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी का जो नए भारत का सपना है, जो विश्व गुरु भारत का सपना है, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना है, इन सपनों को साकार करने के अंदर CSIR एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है, क्योंकि CSIR देश की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए रिसर्च को टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करती है और टेक्नोलॉजी उस इंडस्ट्री के माध्यम से देश के लोगों की अनसुलझी समस्याओं के समाधान को करने के लिए सहयोग करती है। इसलिए CSIR के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान अपेक्षित है, जो वो लगातार कर भी रहे हैं। और मैंने जो वैज्ञानिकों को कोविड काल में देखा है, मुझे तो आश्चर्य है कि कोविड के दौरान भी आपने
ये इतने सारी एक्टिविटीज़ को वर्कआउट किया। अभी कितने सारे इनॉग्रेशन अभी करने का मुझे सौभाग्य मिला। और जब हेल्थ डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ी तो खाली कोविड से लड़ाई जो है वो खाली हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स या नर्सेज या हेल्थ ऑफिशियल्स की लड़ाई नहीं थी। उसमें सारे हमारे वैज्ञानिक लोग और CSIR के वैज्ञानिक भी उस काम में लग गए। जिस लेबॉर्ट्री का जो मैंडेट था, जिस पर वो काम करती थी, खाली उस मैंडेट पर उसने काम नहीं किया। जो देश की ज़रूरत थी उसके हिसाब से सब लोग जुट गए। किसी ने जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू किया, किसी ने वेंटिलेटर बनाना शुरू किया, किसी ने PPE किट बनाना शुरू किया, किसी ने लैब टेस्ट के लिए नई किट्स बना दी। और अभी CSIR ने जो फेलूदा नाम की किट बनाई है वो तो आज शायद उसमें इतना बड़ा पोटेंशियल है और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र हो गई है। टाटा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के साथ मिलकर वो आगे बढ़ेगी। उसके बारे में मुझसे पिछले समय में एक सवाल पूछा गया किसी प्रतिष्ठित मैगज़ीन के द्वारा कि क्या इस टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि ये रूटीन RT-PCR टेस्ट को रिप्लेस कर सकती है। सवाल का जवाब मुश्किल था, लेकिन आज उस टेक्नोलॉजी के बारे में इस तरह का विश्वास लोगों में पैदा हो रहा है कि वो शायद इतना बड़ा फ्यूचर हो सकती है। तो एक के बाद एक मैंने देखा कि कितने सारे प्रकल्प, जब वैक्सीन के बनाने का काम हुआ तो वैक्सीन के बनाने के संदर्भ में सारे वैज्ञानिक लोग जुट गए। सब कंपनियों का या दूसरे रिसर्चर्स की हैंड होल्डिंग शुरू हो गई। नई दवा ढूंढने का काम है, रीपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स का काम है। इतने सारे काम वैज्ञानिकों ने इस दौरान किए हैं और मुझे इसको नज़दीक से देखने का सौभाग्य इसलिए मिला कि मैं देश का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी था, देश का स्वास्थ्य मंत्री भी था। इसलिए ये सारे संबंधित पक्षों को नज़दीक से मॉनिटर करने का मौका मिला। और अभी हम कोविड के खिलाफ जंग में 11वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में मैंने पहली मीटिंग कोविड के खिलाफ जंग को लड़ाई लड़ने की स्ट्रैटेजी बनाने के संदर्भ में 8 जनवरी को की थी। 6 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन को चाइना ने ये पहली बार सूचित किया था कि हमारे देश में निमोनिया के केसेस आए हैं 31 दिसंबर को, और वो शायद किसी नए कोरोना वायरस के कारण हो सकते हैं। इसको कोविड-19 विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नाम दिया वायरस को। और 8 जनवरी से आज हम जब 17 नवंबर को मिल रहे हैं तो हम लगभग 10 महीना और 10 दिन की ये लड़ाई की आयु हो चुकी है। इस 10 महीने में ना तो किसी वैज्ञानिक ने चैन से समय बिताया है, ना किसी हमारे दूसरे अस्पतालों में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स ने। समाज में स्वयंसेवी संस्थाएं भी खड़ी हो गईं। प्रधानमंत्री जी ने भी विषम परिस्थितियों के बावजूद एक के बाद एक योजना उसको लागू किया। ऐसी परिस्थिति में जब दुनिया कह रही है आत्मनिर्भर भारत, यह इकोनॉमी के बारे में तरह तरह के प्रश्न उठाती है, वहाँ पर आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए इतने व्यापक पैमाने पर सोच रखकर उसके लिए कितने सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स, कितनी सारी दूरदर्शी विज़न जो है देश के सामने रख दिया है। और वो सब चीज़ों की विस्तार से इस समय चर्चा नहीं की जा सकती। लॉकडाउन से लेकर और अनलॉक करने की देश को बोल्ड डिसीजंस के माध्यम से समय की ज़रूरत के हिसाब से जो निर्णय किए गए, आज उसी का परिणाम यह है कि दुनिया में 135 करोड़ लोगों का देश होते हुए भी हम शायद सफलता के जो भी पैरामीटर्स हो सकते हैं उसके ऊपर दुनिया के किसी भी बड़े विकसित देश के साथ कंपैरिजन करते हुए उससे अपने आप को आगे रखने की स्थिति में है। दुनिया का सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट
दुनिया का सबसे कम फैटेलिटी रेट, देश में 10 लाख से 15 लाख रोज़ टेस्ट, एक लेबॉर्ट्री से बढ़कर 2080-90 तक हमारी लेबॉर्ट्रीज़ की संख्या आज हो गई है। और जो देश 6 महीना पहले सारी चीज़ें इंपोर्ट करने की स्थिति में था, वेंटिलेटर से लेकर पीपीई किट तक और N95 मास्क तक और टेस्टिंग की दूसरी किट्स तक, आज वो सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं। 1000 से ज़्यादा जो है किट्स जो है वो हमारे जो वैज्ञानिकों ने बनाई हैं, हमारी लेबॉर्ट्रीज़ में जो बनी हैं, डेवलप हुई हैं, वो वैलिडेट हो चुकी हैं। ये सारा कुछ जो कुछ भी संभव हुआ, ये वैज्ञानिकों के योगदान के कारण हुआ। और आपकी इस लेबॉर्ट्री की जो क्षमता है, इसकी जो योग्यता है और इसका जो पोटेंशियल है, इसको मैंने बहुत नज़दीक से खुद ही वहाँ जाकर देखा है, समझा है। आज जो नए इसमें आयाम ऐड हुए हैं, मुझे बहुत उत्सुकता है कि मैं इनको व्यक्तिगत तौर पर स्थिति सुधरने के बाद वहाँ आकर स्वयं देखूं और इन आयामों से और किस प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन होगा हमारे आउटपुट्स में, हमारे देश की एनर्जी से जुड़ी हुई जो तकलीफ़ है, समस्याएं हैं, उनको और ज़्यादा दूर करके और ज़्यादा विजनरी और डायनामिक पाथ पर आगे ले जाने में, क्लीन एनर्जी की दिशा में जो हमारी अचीवमेंट्स हैं उसको और ज़्यादा कैसे तेज़ी से हम इम्प्रूव कर पाएंगे, किस प्रकार से हम लोगों के लिए और बेहतर तरीके से बेहतर क्वालिटी के फ्यूल्स प्रोवाइड कर पाएंगे, और किस तरह से हम जो लोग माइनिंग के अंदर काम करते हैं उनकी रक्षा के लिए, माइनिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े लोगों के लिए मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कैसे हम उनको अपनी साइंटिफिक एक्यूमेन से मदद कर पाएंगे। ये सारे चैलेंजेस के बारे में आपको सबको पता है। 75 साल का मतलब केवल सेलिब्रेशन करके एक फंक्शन नहीं है। 75 साल का मतलब यह है कि उन लोगों के विज़न और उन लोगों के सपनों को हम स्मरण करने की और उसमें डूबने की कोशिश करें जिन्होंने वो कमेटी बनाई थी। कल्पना करिए उनका क्या विज़न रहा होगा 1940 में। कल्पना करिए जिन्होंने 1946 में और 1950 के अंदर इस संस्थान को स्थापित किया, आकर इनॉग्रेशन किया। अभी यहाँ पर बताया गया था कि क्या उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, क्या उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, क्या उस समय सीवी रमन साहब ने कहा। वो सारी चीज़ों को स्मरण करके और उनके विज़न को साकार करने के लिए नई ऊर्जा के साथ हमारे को अब आने वाले समय में आज के इस अवसर पर नए संकल्प के साथ यहाँ से वापस जाना चाहिए। सौभाग्य से इस समय देश को एक ऐसा नेता प्रधानमंत्री के रूप में मिला है जिनकी बहुत ही अभूतपूर्व दूरदर्शिता है, जो राजनीति के माध्यम से इतना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर करना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटाना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति की एक एक समस्या का समाधान चाहते हैं, और उस एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान करने में उनको दो जो कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर विशेष रूप से बहुत ज़्यादा विश्वास है। एक विज्ञान और वैज्ञानिक और एक हमारे नौजवान। वो समझते हैं कि जो यंग लोग हैं वो बड़ा परिवर्तन लाकर दिखा सकते हैं, और वैज्ञानिक जो है वो अपनी योग्यता से। और सच बात यह है कि 6 साल के अंदर विज्ञान मंत्री रहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विज्ञान के पास दुनिया की हर समस्या का समाधान करने का पोटेंशियल है। इस पूरे मदर अर्थ के ऊपर जितनी समस्याएं हैं, जिस दिन वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण ये हो जाएगा कि हमको सबको एक एक समस्या को पकड़कर उसी के अंदर दिन रात मग्न होकर उसका समाधान खोजना है, तो फिर समाधान भी खोजा जाएगा और फिर जो है
आपका जो CV है वो भी एक से एक शानदार पेपर्स के साथ जो है ग्लोरीफाई होता जाएगा। मैं अनेक वर्षों से एक ही बात को दोहरा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी समझे, और ये ऐसे अवसर उसको रिविज़िट करने के हैं। आपको सुनकर खुशी होगी कि अभी हमारे DST ने साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एक कैबिनेट नोट तैयार किया है, जो बहुत जल्दी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैबिनेट नोट हमारे कैबिनेट में आने वाला है। और मैं तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि ये इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है वैज्ञानिकों का, ये कितनी बार पेपर आपका देखा जाएगा जर्नल में, कितनी बार पढ़ा जाएगा, वो इम्पैक्ट फैक्टर की डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए। इम्पैक्ट फैक्टर की डेफिनेशन होनी चाहिए कि आपके रिसर्च से कितने बड़े पैमाने पर जो है लोगों का भला हुआ, कितने बड़े पैमाने पर पीपल सेंट्रिक काम हुए, कितने बड़े पैमाने पर लोगों की जो 70 साल 75 साल की अनसुलझी समस्याओं का समाधान हुआ। तो आज के इस अवसर पर आपकी इस प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री को, यहाँ के वैज्ञानिकों को, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह को और CSIR के DG को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले वर्षों में आप और नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। और जो आपकी यात्रा चल रही है, खाली हमने रेवेन्यू जनरेट करना है इतना नहीं, रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ कैसे लोगों की बड़े पैमाने पर समस्याओं का समाधान भी हमको करना है, इसके ऊपर भी और ज़्यादा नए सिरे से फोकस आप करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। प्लैटिनम जुबली के समय पर एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसका सोच उसी प्रकार का हो जो उन लोगों का था जो 1940 में वो कमेटी बनाकर इस संस्थान के बारे में जिन्होंने सोच की नींव रखी थी। अब आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में हमको इस संस्थान को कहाँ तक लेकर जाना है, ताकि जब 100 साल संस्थान के हो तो लोग याद करें कि 75 साल के ऊपर ये सपना देखा था उन लोगों ने जिन्होंने प्लैटिनम जुबली का कार्यक्रम किया था, और उनके इस सपने के कारण ये संस्थान जो है 100 साल की उम्र के अंदर यहाँ पर पहुँचा। हो सकता है कि जब 100 साल होंगे तो हम में से, आप में से कोई शायद ना हो इस कार्यक्रम में इस तरह के शामिल होने के लिए। बहुत सारे होंगे भी, यंग लोग हैं यहाँ पर, और उस समय जो लोग होंगे वो आपको सबको याद करेंगे कि आपने प्लैटिनम जुबली के समय जो सपना देखा, उस सपने को देखने के कारण, उसके साकार होने के कारण आज ये 100 साल पूरा होने पर संस्थान को ये रूप देखने को मिला है। तो अगर इस दिशा में कुछ भी हमारी सबकी सोच आगे बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि ये प्लैटिनम जुबली का सेलिब्रेशन जो है ये वास्तव में सफल होगा, सार्थक होगा। मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। अंत में केवल एक ही बात कहूँगा कि कोविड से अपने आप को बचा कर रखिए, और कोविड से बचा कर रखने के लिए अपने आप को, अपने साथियों को, अपने परिवारजनों को, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो बात आग्रह पूर्वक 10 महीने से कही जा रही है, ठीक से मास्क का इस्तेमाल करना, हर समय उसका इस्तेमाल करना, बातचीत करते समय भी उसको नहीं हटाना, अपने हाथों का हैंड हाइजीन को साबुन और पानी के साथ उसको बराबर मेंटेन करके रखना, और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 गज की दूरी उसको बनाकर रखना, और भीड़ भाड़ के इलाकों से जितना बच सकते हैं बचना। ये जो बात है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये की है, इसको मैं सोशल वैक्सीन बोलता हूँ। ये सोशल वैक्सीन की है कोविड के खिलाफ लड़ाई का। कोविड का ट्रांसमिशन समाप्त करना है तो कोविड का ट्रांसमिशन कट डाउन करने के लिए हमारे को ये सोशल वैक्सीन हर समय इस्तेमाल करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कार्यक्रम में सभी लगभग मास्क पहने हैं, ये मेरे लिए देखकर खुशी की बात है। लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो मास्क को नीचे ऊपर करते रहते हैं, इसी प्रोग्राम में देख रहा हूँ। यही खतरनाक है। कोविड आपके शरीर में घुसने के लिए थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप देखेंगे कि जिन्होंने
मास्क का ठीक ढंग से इस्तेमाल 10 महीने से किया है उनको कोविड नहीं हुआ है, और जिन्होंने ज़रा भी लापरवाही की है वो कभी ना कभी कोविड के शिकार ज़रूर हुए हैं। इसलिए इसको जन आंदोलन बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, हम सब लोग अपील कर रहे हैं। हर समय जब आप टेलीफोन उठाते हैं और कान पे लगाते हैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की जो अपील है वो कभी किसी के नाम से, आज तो अमिताभ बच्चन जी के नाम से आपके कान पे पड़ती है। तो ये सारा जो प्रयास हो रहा है, जो बार बार आपको सबको कहा जा रहा है, आप वैज्ञानिक हैं, आप इसको जितने बड़े पैमाने पर आगे समाज में फैलाएंगे, लोगों को वो मैसेज और ज़्यादा पावरफुल लगेगा। और ये भी मुझे लगता है आज कोविड के समय में हम सब की एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सभी वैज्ञानिकों को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और आपके बेहतर भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना और कामना करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।